हेलो बच्चों, तो आप कैसे हैं। आज हम अपने इस वीडियो में कक्षा 10 मैथ के वास्तविक संख्या के बारे में जानेंगे और सीखेंगे कि करेंगे। सबसे पहले हम जानेंगे कि वास्तविक संख्या होती क्या है। वास्तविक संख्या को हम इंग्लिश में रियल नंबर कहते हैं। वास्तविक संख्या इंग्लिश में क्या कहते हैं, रियल नंबर कहते हैं। वास्तविक संख्या की डिफिनेशन क्या होती है, वह संख्या जिसे हम संख्या रेखा में प्रदर्शित कर सके वास्तविक संख्या कहलाती है। तो इसे हम लिखेंगे, वह संख्या जिसे हम वह संख्या जिसे हम संख्या रेखा पर प्रदर्शित कर सके वास्तविक संख्या कहलाती है। वास्तविक संख्या कहलाती है। इसकी एक डिफिनेशन और है, वह संख्या जिसके द्वारा वस्तुओं की मात्राओं का गणना किया जाता है वह भी वास्तविक संख्या कहलाती है। जिसके द्वारा वस्तुओं की मात्राओं का गणना किया जाता है वह संख्या या वह संख्या जिसके द्वारा वस्तुओं की मात्राओं का गणना किया जाता है वास्तविक संख्या कहलाती है। यदि हम इसके उदाहरण की बात करें तो उदाहरण हम कोई भी ले सकते हैं, जैसे -3 हुआ, 2 हुआ, 5 हुआ, 10 हुआ, 1/2 हुआ, 1/7 हुआ, 1/11 हुआ, 12/15 हुआ, 13/17 हुआ। कोई भी संख्या आप ले लीजिए, सब संख्या वास्तविक संख्या जिसे आप संख्या रेखा में प्रदर्शित कर सके। उदाहरण के रूप में अगर हम लिखना चाहें तो लिखेंगे, उदाहरण जैसे -3, 4, 11/15, 16, 4/6, 100, -105। कोई भी संख्या आप ले लीजिए, सब संख्या वास्तविक संख्या होती है जिस संख्या को हम संख्या रेखा पे प्रदर्शित कर सकते हैं। अब इसके बाद हम बात करेंगे, हम अपने वास्तविक संख्या वाले चैप्टर या पाठ में हम किस किस टॉपिक को पढ़ेंगे। सबसे नंबर 1 टॉपिक होती है हमारी अंकगणित का आधारभूत प्रमेय, और नंबर 2 टॉपिक होती है अपरिमेय संख्याओं का पुनर्भ्रमण। तो सबसे पहली टॉपिक हमारी है, टॉपिक की यदि बात किया जाए तो सबसे पहले टॉपिक हमारी है अंकगणित का आधारभूत प्रमेय। अंकगणित का आधारभूत प्रमेय, अंकगणित का आधारभूत प्रमेय, अंकगणित का आधारभूत प्रमेय। और नंबर 2 हमारी टॉपिक है, अगर नंबर 2 टॉपिक की बात की जाए तो अपरिमेय संख्याओं का पुनर्भ्रमण। अपरिमेय संख्याओं का पुनर्भ्रमण, नंबर 2 टॉपिक हमारी है अपरिमेय संख्याओं का पुनर्भ्रमण। अपरिमेय संख्याओं का पुनर्भ्रमण।
अपरिमेय संख्याओं का पुनर्भ्रमण। तो इस पे सबसे पहले हम नंबर 1 टॉपिक की बात करेंगे, अंकगणित का आधारभूत प्रमेय। अंकगणित का आधारभूत प्रमेय होता क्या है? अंकगणित के आधारभूत प्रमेय के बारे में हम जानेंगे भाज्य संख्या और अभाज्य संख्या, और हम सीखेंगे गुणनखंड, लासा और मासा, जिसे एलसीएम और एचसीएफ कहते हैं। सबसे पहले बात हम करेंगे नंबर 1 अंकगणित का आधारभूत प्रमेय। जब हम अंकगणित के आधारभूत प्रमेय की बात करेंगे तो अंकगणित के आधारभूत प्रमेय में हम किस टॉपिक की बात करेंगे ये पहले सीखें। हम भाज्य और अभाज्य संख्या के बारे में बात करेंगे। सबसे पहली टॉपिक हमारी है भाज्य और अभाज्य संख्या। कौन सा टॉपिक है? भाज्य और अभाज्य संख्या। जब हम भाज्य और अभाज्य संख्या के बारे में सीखेंगे, भाज्य और अभाज्य संख्या, अभाज्य संख्या, भाज्य और अभाज्य संख्या। भाज्य संख्या क्या होती है और अभाज्य संख्या क्या होती है? भाज्य संख्या वह संख्या, भाज्य संख्या वह संख्या जो एक और स्वयं के अतिरिक्त अन्य किसी से भी विभाजित हो सके। वह संख्या जो एक और स्वयं के अतिरिक्त, वह संख्या जो एक और स्वयं के अतिरिक्त अन्य किसी से विभाजित हो सके, भाज्य संख्या कहलाती है। भाज्य संख्या की अगर हम डिफिनेशन लिखें, वह संख्या जो एक और वह संख्या जो एक और स्वयं के अतिरिक्त, वह संख्या जो एक और स्वयं मतलब खुद वही संख्या, स्वयं मतलब खुद वही संख्या के अतिरिक्त अन्य किसी संख्या से, अन्य किसी संख्या से विभाजित हो सके, भाज्य संख्या कहलाती है। भाज्य संख्या कहलाती है। भाज्य संख्या कहलाती है। भाज्य संख्या कहलाती है। अगर हम इसके उदाहरण की बात करें तो उदाहरण में वह संख्या हम लेंगे जो संख्या एक से कटे, स्वयं से कटे और अन्य किसी भी संख्या से विभाजित हो सके। जैसे अगर सबसे छोटी संख्या की बात हम करेंगे तो सबसे छोटी संख्या हमारी भाज्य संख्या 4 है। सबसे छोटी भाज्य संख्या हमारी 4 है। 4 देखिए, 1 से कटेगा, 2 से कटेगा और 4 से कटेगा, इसलिए 4 एक भाज्य संख्या है। इसलिए 4 क्या है? एक भाज्य संख्या। दूसरी संख्या यदि हम लें तो दूसरी संख्या हमारी हो जाएगी 6। किससे? 1 से कटेगी, 2 से कटेगी, 3 से कटेगी और 6 से कटेगी। इसलिए यदि 6 को देखा जाए तो 6 1 और 6 के अलावा 2 और 3 से भी विभाजित है, इसलिए जो 6 है वह भी एक भाज्य संख्या है। अगर हम 8 की बात करें, 8 कटेगी 1 से, 2 से, 4 से और 8 से, इसलिए देखें तो 8 भी हमारी एक भाज्य संख्या है। इस तरह अब हम बात करेंगे अभाज्य संख्या की। अभाज्य संख्या, सबसे पहले हम आपको ये बताएं कि अभाज्य संख्या भाज्य संख्या का विपरीत होती है। अभाज्य संख्या में ये होता है कि वह केवल एक और, अभाज्य संख्या केवल एक और स्वयं से विभाजित होती है। अभाज्य संख्या केवल एक और स्वयं से विभाजित होती है और अन्य किसी संख्या से विभाजित नहीं होती है। जैसे मान लीजिए 3 है, 5 है, 7 है, 11 है, 13 है, 17 है, 19 है, 23 है, 29 है, इत्यादि संख्याएं अभाज्य संख्याएं होती हैं। जैसे इसका अगर हम परिभाषा लिखें, इसकी परिभाषा होगी वह संख्या जो एक और स्वयं से विभाजित हो, जो केवल
वह संख्या जो केवल एक और स्वयं से विभाजित हो, जो केवल एक और स्वयं, स्वयं मतलब जो संख्या दी गई हो, स्वयं का मतलब जो संख्या दी गई हो स्वयं से विभाजित होती है, अभाज्य संख्या कहलाती है। अभाज्य संख्या कहलाती है। अभाज्य संख्या कहलाती है। अभाज्य संख्या कहलाती है। यदि हम क्या 2 होती है, 2 के बाद 3, 3 के बाद 5, 5 के बाद 7, 7 के बाद 11, 11 के बाद 13, 13 के बाद 17, 17 के बाद 19 डाटा 108। तो अभाज्य संख्या भी सिखा चुके हैं हम, भाज्य संख्या भी सिखा। अब इसके बाद हम बात करेंगे गुणनखंड के बारे में। किसी संख्या का गुणनखंड कैसे ज्ञात करते हैं, गुणनखंड के बारे में हम बात करेंगे अब। हम बात करेंगे किसी संख्या के गुणनखंड के बारे में। किसी संख्या के गुणनखंड, ये हमारी दूसरी टॉपिक है, अंकगणित की आधारभूत प्रमेय का। अंकगणित की आधारभूत प्रमेय का ये हमारी दूसरी टॉपिक है कि संख्या के गुणनखंड कैसे हम फाइंड कर सकते हैं। तो गुणनखंड फाइंड करने का तरीका क्या है उसे हम बताएंगे। सबसे पहले गुणनखंड, इसकी परिभाषा देखिए क्या होती है। संख्या से हम किसी संख्या को विभाजित करते हैं, विभाजित करने वाली संख्या, विभाजित होने वाली संख्या का एक गुणनखंड होगा। विभाजित करने वाली संख्या, विभाजित होने वाली संख्या का एक गुणनखंड होगा। तो इसके डेफिनेशन लिखिए। यदि किसी संख्या से कोई संख्या यदि किसी संख्या से हम कोई संख्या विभाजित करते हैं, कोई संख्या विभाजित पूर्णतः हो जाती हो, तब विभाजित करने वाली संख्या, विभाजित करने वाली संख्या, विभाजित करने वाली संख्या, विभाजित होने वाली संख्या का, विभाजित होने वाली संख्या का एक गुणनखंड होगा। एक गुणनखंड होगा। यदि उदाहरण की बात की जाए तो जैसे 5 से यदि हम 20 में भाग देते हैं तो 5 से 20 पूरा कट जाता है, तो 20 का एक गुणनखंड 5 होगा। उदाहरण, यदि हम 5 से 20 को विभाजित करते हैं, 5 से 20 को विभाजित करते हैं, तो वह
पूर्णतः विभाजित होगा। अतः 20 का एक गुणनखंड 5 होगा। अतः 20 का एक गुणनखंड 5 होगा। 20 का एक गुणनखंड 5 होगा। इस तरह से हम सभी संख्या के गुणनखंड कर सकते हैं। जैसे हम 10 की बात करें तो 10 का गुणनखंड 10 2 से विभाजित होगा, 2 से विभाजित होगा 10, 5 से विभाजित होगा, 5 से विभाजित होगा और 10 से विभाजित होगा। इसलिए 10 का गुणनखंड 2 5 होगा। क्या होगा? 2 5 होगा। हाँ तो बच्चों, यदि आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो चैनल को आप लाइक करिएगा, सब्सक्राइब करिएगा और शेयर करना ना भूलें। धन्यवाद।